एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस जो सीबीएसई के इस टर्म 1 एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंशन दिया है, एक पैराग्राफ दिया है। जिस पैराग्राफ में जो थ्योरी है उसके आसपास आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चंस, और जिनका जवाब आपको देना है। पांचों के पांचों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिनमें आपको 4 चॉइसेस दी जाएंगी, उनमें से एक सही होने वाला है। तो यहाँ पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ का जो हेडिंग है, टाइटल है, वो दिया हुआ है फैराडे केज, और इसके बारे में लिखा है फैराडे केज और फैराडे शील्ड इज एन एनक्लोजर मेड ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल। द फील्ड्स विद इन अ कंडक्टर cancel out with any external fields, so the electric fields within the enclosure is zero. These Faraday cages act as a big hollow conductors. You can put things to shield them from electrical fields. Any electrical shocks the cage receives pass harmlessly around the outside of the cage. तो आप मान सकते हैं कि ये एक hollow आपके पास कंडक्टर है, hollow कंडक्टर है, hollow कंडक्टर जो बचाता है कि बाहर के फील्ड्स का इफेक्ट अंदर रखी हुई चीजों पर आने से। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से सेंसिटिव है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि उसके ऊपर पड़ेगा तो वो खराब भी हो सकता है। और जैसे ही बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, तो ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है इसका खुद का एक काउंटर फील्ड जो है यहाँ पे जनरेट हो जाता है। और अंदर की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, या कह सकते हैं कि जो केज की वजह से जो फील्ड हुआ है उन दोनों का जो समीशन है 0 के बराबर हो जाता है, और हमारे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक फील्ड का असर नहीं होता है। तो इस तरीके से फैराडे केज काम करता है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऑब्जेक्ट के पास जो है 0 के बराबर हो जाता है यदि हम एक्सटर्नल फील्ड भी लगाते हैं। तो अब सवाल पढ़ते हैं पहला, which of the following material can be used to make a Faraday cage? हमने यहाँ पे देखा था कि Faraday cage जो है एक within a conductor cancel out, यहाँ पे लिखा है कि कंडक्टिंग मटेरियल से बनाया जाता है। तो कंडक्टिंग मटेरियल से बनाया जाता है, तो इन ऑप्शंस में देखिए कौन कौन से कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं। प्लास्टिक नहीं, ग्लास नहीं, कॉपर हाँ, लकड़ी यदि गीली हो तो कंडक्टिंग हो सकती है, बट हम इतना रिलाय जो है इस पे नहीं करेंगे, तो ये गलत है। सिर्फ इसका सी ऑप्शन सही है, वही हमारा आंसर होने वाला है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th of अक्टूबर से, जो कि 7th of अक्टूबर से लेके 29th of अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम, और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का Amazon का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों, आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों, बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूले, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक सवाल आपसे कहता है एग्जाम्पल ऑफ अ रियल वर्ल्ड फैराडे केज। तो एक रियल वर्ल्ड फैराडे केज हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से फैराडे केज कैसा होना चाहिए। एक हॉलो कंडक्टिंग जो है आपके पास एक बॉडी होनी चाहिए जिसके अंदर जो है कोई ऑब्जेक्ट को रखा जा सके। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कार से। तो कार जो है हम जानते हैं कि मेजर जो कार है उसका जो फ्रेम होता है वो मेटल से बनाया जाता है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कार जो इंसान चलाते हैं, ठीक है। तो एक कार का एक फ्रेम होता है, आप सब जानते हैं, ये फ्रेम है, और ये जो फ्रेम है ये बना होता है मेटल से, फ्रेम बना होता है मेटल से, ये फ्रेम है साहब, ठीक है। और भी यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल्स लगे होते हैं। कार के अंदर जो है हम बैठते हैं, सही बात है। तो ये एक नेचुरल
जो है कह सकते हैं फेराडे केज की तरह ही एक्ट करता है, रियल वर्ल्ड फेराडे केज, नॉट नेचुरल, सॉरी। तो ये फेराडे केज की तरह काम कर सकता है कार। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी मान लीजिए बिजली कड़क रही है, ऐसा लगता है कि जो है बिजली ऊपर से आ सकती है, और तो उस केस में हमें कार में रहना ही जो है वो ज्यादा सेफ रहता है, बिकॉज कार के अंदर हम रहेंगे तो इस फेराडे केज इफेक्ट के कारण हमारे ऊपर कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन कार जो है जरूर खत्म हो जाएगी। दूसरा, प्लास्टिक बॉक्स नहीं, लाइटनिंग रॉड नहीं, मेटल रॉड नहीं, तो एक मेटल का एनक्लोजर होना चाहिए जिसके अंदर हम बैठ सकें, वो फेराडे केज कहलाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट की बात करते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड अ फेराडे केज व्हेन इट इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। तो लाइटनिंग से स्ट्रक हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेराडे केज के थ्रू बाहर से लगाया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि फेराडे केज का जो मटेरियल है वो एक काउंटर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिससे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो सके। सो इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फेराडे केज के, वो जीरो के बराबर होता है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ देखिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आपको मिल जाएगा इनसाइड फोर्स कितना लगेगा फेराडे केज के, तो वो वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, जीरो के बराबर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ही जब जीरो है तो फोर्स भी जीरो के बराबर लगेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्स पूछा गया है तो जीरो जो है हमारा आंसर होना चाहिए। अगला पार्ट फोर्स जो है हम सॉल्व कर रहे हैं, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू is placed inside the Faraday cage, its surface must have charges equal to। तो ये मैं मान लेता हूं कि एक रैंडम शेप का फेराडे केज है, रैंडम शेप का फेराडे केज है जो एक कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। तो हमें बताना है कि इसकी सरफेस पर कितना चार्ज आया होगा, इसकी सरफेस पर कितना चार्ज आया होगा। तो मैं मान लेता हूं कि इसकी सरफेस पर जो है वो क्यू डैश के बराबर चार्ज आया होगा, क्यू डैश के बराबर चार्ज इसके ऊपर आया होगा। और फेराडे केज के लिए एक बात और हमें यहाँ पे लिखनी है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो के बराबर होना चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर होना चाहिए। तो यदि मैं एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे बना देता हूं, यदि मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना देता हूं जो इसकी मटेरियल की थिकनेस से होके गुजरती है, इसी शेप का गॉसियन सरफेस, ये ब्लू कलर से क्या बनाया मैंने, गॉसियन सरफेस बनाया है, गॉसियन सरफेस। अब इस पर मैं गॉस लॉ का इस्तेमाल कर रहा हूं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि फेराडे केज के अंदर, और फेराडे केज के अंदर ही नहीं सही बल्कि इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो के बराबर होता है। इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, that means left hand side is zero, that means right hand side is also zero, that means inside charge जितना भी है वो जीरो के बराबर है। inside charge किसके, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो टोटल जीरो के बराबर होने वाला है। तो इसके अंदर चार्ज ये q डैश आ रहा है, इसके अंदर चार्ज ये q आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा that q डैश प्लस q is equal to zero। तो यहाँ से q डैश की वैल्यू आपको मिल जाती है माइनस q के बराबर। तो जो चार्ज इंड्यूस होगा इसकी सरफेस पर दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्यू। तो सी ऑप्शन जो है हमारा सही आ जाता है। तो समझ पा रहे हैं कि जो कंडक्टर जो आपकी बुक में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में, तो वहीं से सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। इसके बाद पांचवें नंबर का सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। सवाल आपसे कहता है पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ फेराडे केज इन द शेप ऑफ क्यूब। तो फेराडे केज जो है उसका शेप अब क्यूब की शेप में है, तो ये शेप मैं क्यूब बना देता हूं यहाँ पे, दिस इज अ क्यूब, और इस क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, चार्ज है हमारे पास सेंटर पे रखा है, हाँ सेंटर पे रखा है 2 माइक्रोकूलम। द शेप ऑफ क्यूब विद सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर एज, इसका जो एज लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब नॉर्मली, तो नॉर्मली जो क्यूब से फ्लक्स पास हो रहा है वो आपको बताना है कितना होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में एक सेट है ये मैग्नीट्यूड का, एक सेट है दूसरा मैग्नीट्यूड का। यहाँ पे लिखा है एंटरिंग द सरफेस, लीविंग द सरफेस, लीविंग द सरफेस, एंटरिंग द सरफेस। तो हम ये जानते हैं कि फेराडे केज जो है एक मेटल से बना होता है, मेटालिक सरफेस, मेटालिक ऑब्जेक्ट से, या कह सकते हैं कंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है।
और हम जानते हैं कि कंडक्टिंग मटेरियल के परपेंडिकुलर होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हम किसी कंडक्टिंग सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात और कि हमने अभी इससे पहले वाले सवाल में देखा कि इनर सरफेस पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है बिकॉज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है। तो ये यदि 2 माइक्रोकूलम है प्लस में, तो ये माइनस चार्ज जो है यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है। माइनस चार्ज इस पूरे क्यूब में इंड्यूस हो जाता है। माइनस चार्ज इस पूरे क्यूब में इंड्यूस जो है होने वाला है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ये कह सकता हूँ, यदि मान लीजिए एक फेस जो है, मैं इस वाले फेस का फोटो आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये फेस है आपके सामने, यहाँ पे जो है चार्ज रखा हुआ है प्लस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस तरीके से होने वाला है। और ये वाला फेस भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे बना के। दूसरा फेस है हमारे पास ये, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज होने वाला है। एक फेस यहाँ पर भी होगा, ऊपर वाला फेस, ये भी बना के दिखा दूं तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आने वाला है। ऐसे नीचे वाला फेस भी आपको मैं दिखा दूं तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमें ये याद रखना है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगी लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी। तो ये जो सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरीके से होने वाली है। ठीक, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे जाएगी, ऐसे लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बता सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली होने वाली हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, इन सरफेसेस को छोड़कर लीव कर रही हैं, सरफेस को जो है लीव कर रही हैं, इस क्यूब को लीव कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि जो फ्लक्स होगा दैट विल बी लीविंग द सरफेस। तो इसमें ये ऑप्शन जो है गलत हो जाता है और एंटरिंग वाला ये वाला ऑप्शन जो है ये भी गलत हो जाता है। तो ये तो हमारे आंसर्स हो ही नहीं सकते, लीविंग द सरफेस हमारा आंसर होगा। अब बात आती है कि मैग्नीट्यूड ये होगा या मैग्नीट्यूड ये होगा। तो निकालने के लिए मैग्नीट्यूड फ्लक्स का आप गॉस लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के द्वारा निकलने वाला जो फ्लक्स है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखिए, आपके पास कोई भी क्लोज्ड शेप हो, क्लोज्ड शेप आप जानते हैं स्फीयर हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कोई भी ऐसा सरफेस जो क्लोज हो 3D में, तो आपको पता है कि उसके अंदर यदि कोई चार्ज रखा है Q के बराबर, तो टोटल सरफेस के थ्रू जितना फ्लक्स पास होगा दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, सो इट्स 2 into 10 to the power -6 divided by epsilon naught which is 8.8 into 10 to the power -12। याद आएगा आपके पास 1 अपॉन 4.4 into 10 to the power +6 आपको मिलेगा। तो यहाँ से 10 अपॉन 4.4 आप लिख सकते हैं 10 to the power 5 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 10 to the power 5 अभी भी दोनों में ऑर्डर है। अब 1.9 या 2 से ज्यादा आपको ये चेक करना है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली 4.4 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो ये डेफिनेटली 2 से ज्यादा आने वाला है, बिकॉज 2 आएगा तो 8.8 से 8.8 यदि यहाँ पे होता तो 2 बार ये कट जाता। इसका मतलब डेफिनेटली आंसर विल बी ग्रेटर देन 2। तो हमारा आंसर जो सी है वो हमें मिल जाता है। बी ऑप्शन गलत है बिकॉज ये मैग्नीट्यूड जो है सही नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ गए सवाल? अब बढ़ जाते हैं अगले केस स्टडी की तरफ। एक पैराग्राफ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जिसका टाइटल है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड कुछ थ्योरी दिया है और इस थ्योरी के अराउंड जो भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। पढ़ते हैं चलिए। इन फिजिक्स, द रीजन इन स्पेस वेयर एवरी पॉइंट इन इट is at the same potential is called equipotential or isopotential। ठीक बात है। An equipotential region of a scalar potential is in 3-dimensional space is often called an equipotential surface। तो equipotential surface एक 3D region है जहां पे ऐसे points lie करते हैं जिनका potential एक समान है। But it can also be there in 3-dimensional region in space, the gradient of the scalar potential is everywhere perpendicular to the equipotential surface। तो ये कह रहे हैं कि gradient of electric field जो आप जानते हैं कि del E by del R की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। ये है हमारे पास gradient of electric field, gradient of scalar potential, sorry, del V by del R is equal to E। mod E का फॉर्मूला होता है del V by del R, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है
इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ठीक बात है कि ये यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। और ये बात हमने कंडक्टर्स में भी पढ़ी है कि यदि मान लीजिए आपके पास कंडक्टर है, बिकॉज कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो उन कंडक्टर्स के परपेंडिकुलर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस पॉइंट पर यदि बात करें तो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर यदि आप ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही होने वाला है, ऐसे या ऐसे। आगे पढ़ते हैं। एंड जीरो इनसाइड अ 3D इक्विपोटेंशियल रीजन, 3D इक्विपोटेंशियल रीजन में जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ग्रेडियंट। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, if A and B are any 2 points within or at the surface of a given conductor and given there is no flow of charges being exchanged between the 2 points, then the potential difference is zero between the 2 points. ये ऐसा कह रहे हैं कि यदि इक्विपोटेंशियल रीजन नहीं, कोई का आपके पास कंडक्टर का सरफेस या कंडक्टर के अंदर बात कर रहे हैं, आपके पास मान लीजिए कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, यहाँ पे दो चार्जेस रख दिए जाते हैं, एक है पॉइंट ए पर और एक दूसरा पॉइंट है बी पर, और इन चार्जेस के बीच में कोई भी मोशन नहीं होता है, ना ये चार्ज इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल आपस में बराबर है, बिकॉज हम ये बात जानते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज है उसको खुला यदि हम छोड़ देते हैं तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वो जाता है, और नेगेटिव चार्ज है तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है यदि चार्ज को फ्री छोड़ दिया जाता है। तो ये चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ना कोई हायर पोटेंशियल है ना ये लोअर पोटेंशियल है, इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है। No flow of charge being exchanged between the 2 points, then the potential difference is zero between the 2 points. सही बात कही है। Thus, an equipotential would contain both points A and B as they have the same potential. तो ये दोनों जो पॉइंट्स A और B कहे गए हैं, कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे होते हैं। यदि उन पॉइंट्स पर चार्जेस को रखा जाए, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को रख दिया जाए, तो चार्ज फ्लो नहीं होता है, चार्ज फ्लो नहीं होता है। अब सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 1। For a uniform electric field along the x-axis, the equipotential surfaces are plane. डायरेक्शंस दी हुई हैं कि प्लेन किस तरीके से प्लेन होना चाहिए जो उस x एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो सके। तो यहाँ देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास x डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है आपके पास y और ये डायरेक्शन है आपके पास z। तो एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, या उस सरफेस पर हर एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही अलोंग होना चाहिए, यानी कि उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई भी पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो x डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वो एक पॉसिबल हो सकता है जब हम एक प्लेन बना देते हैं। यदि हम एक प्लेन बना दें कुछ ऐसा, यदि हम एक प्लेन बना दें ऐसा जिसमें हर एक पॉइंट जो है उस पर परपेंडिकुलर x डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये कौन सा प्लेन हुआ? हम कह सकते हैं कि ये YZ प्लेन हुआ, और YZ प्लेन के पैरेलल कोई भी प्लेन होगा उसमें ये जो है रिलेशन फॉलो होगा, ये जो कंडीशन है फॉलो होने वाली है। तो YZ प्लेन के पैरेलल जो है जो प्लेन होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब एक बार देख लेते हैं कि ACD ऑप्शन में क्या दिक्कत है। यदि मैं कहता हूं कि परपेंडिकुलर टू Z एक्सिस एक प्लेन है, परपेंडिकुलर टू Z एक्सिस, तो Z एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन यदि है, ये मैंने बना दिया Z एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन। अब इलेक्ट्रिक इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो मुझे इस डायरेक्शन में मिल रहा है, Z डायरेक्शन के अलोंग मिल रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन, YZ के प्लेन के परपेंडिकुलर यदि हम बात करें तो वो फिर से मैं कह सकता हूं YZ प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये YZ प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन यदि मैं बना दूं ऐसे, तो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर जो है वो y डायरेक्शन में आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। परपेंडिकुलर टू y एक्सिस यदि मैं कोई प्लेन बनाता हूं तो उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में मिल रहा है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी डिफाइंड है कि वो राइट डायरेक्शन में मिल रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन डी भी गलत है, बी ऑप्शन हमारा आंसर हमें मिल जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इक्विपोटेंशियल्स एट large distance from a collection of charges whose total sum is not zero are approximately। तो पूछी जा रही है बात इक्विपोटेंशियल्स के बारे में, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में बात पूछी जा रही है। एट लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस का मतलब है बहुत 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 दूर, बहुत दूर बात कर रहे हैं। फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस whose total sum is non-zero are approximately। तो यदि हम बहुत दूर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इन पॉइंट चार्ज को माना जा सकता है, इन ग्रुप ऑफ चार्जेस को माना जा सकता है पॉइंट चार्ज की तरह,
तो हमारे पास यहाँ पे नेट पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू लेट्स से मान लेता हूँ, और यहाँ पर दूर, बहुत दूर हमें बताना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जानते हैं कि वो स्फेरिकल फॉर्म में हमें मिलते हैं। हर एक पॉइंट से इसका दूरी जो है वो बराबर है, इसलिए कह सकता हूँ कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जो है सरफेस पर वो बराबर होने वाला है। तो स्फेरिकल शेप के इक्विपोटेंशियल हमें मिलेंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? स्फीयर। ठीक, प्लेन नहीं हो सकता, पैराबोलॉइड नहीं, इलिप्सॉइड नहीं, स्फीयर हमें आंसर मिल चुका है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है कुछ ऐसा, 6 वोल्ट है यहाँ हर एक पॉइंट का पोटेंशियल, यहाँ पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 8 वोल्ट है, यहाँ पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट के बराबर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग फील्ड लाइंस। तो हमें फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, कैसे होनी चाहिए? तो पहली बात तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ कि हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो मान लीजिए यहाँ पर यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होनी चाहिए, इस लाइन के अलावा होनी चाहिए। और बात करें कि इस तरफ होगा एरो या इस तरफ होगा, तो हम एक बात और जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा में जाने पर पोटेंशियल कम होता है। तो यहां से यहां जाने पर पोटेंशियल कम हो रहा है, तो इसका मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आप बना सकते हैं। यहाँ पर बना सकते हैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ बना सकते हैं ऐसे। हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, लाइक दिस। हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर, हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर, लाइक दिस। ऐसे कर्व बना दिया जो हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इस तरीके से होनी चाहिए। अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है ये, यहां देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है हर एक पॉइंट पर। यहाँ एंगल जो है 90 से ज्यादा है, यहाँ भी 90 नहीं लग रहा है, यहाँ भी 90 नहीं लग रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। सी ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है, बिल्कुल जैसा हमने बनाया है वैसा ही ये जो है ग्राफ बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमारा आंसर जो है सी हमें मिल जाता है। ठीक है, याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की तरफ, जो है हमारे पास सवाल नंबर 4 इस पैराग्राफ से रिलेटेड। Figure shows some equipotential lines distributed in space. A charged object is moved from point A to point B. Point A से B की तरफ चार्ज को ले जाया जाता है। तो हमसे पूछा गया है work done in figure number 1 is greatest, work done in figure 2 is least, work done is same in 1 to 3, work done in figure 3 is greater than 10. तो वर्क डन हमें निकालना है कितना होगा। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला मैं जानता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन यदि पूछा जाए तो डेल्टा यू के बराबर होता है। डेल्टा यू को लिख सकते हैं चार्ज इनटू डेल्टा वी। तो ए से बी ले जा रहे हैं तो वी बी माइनस वी ए इंटू चार्ज, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये वर्क डन होने वाला है। तो चार्ज, एक ही चार्ज को ले जाया जाता है अलग अलग बार इन चारों केसेस में, तो चार्ज जो है वो बराबर है। तो हमें देखना है कि वर्क डन जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी बी माइनस वी ए के पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जिसमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल रहा है जिन पॉइंट्स के बीच में, उनका वर्क डन ज्यादा होगा। तो यहाँ ए का पोटेंशियल है 20, बी का पोटेंशियल हमारे पास 40 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया बेटा 20 का। यहाँ देखिए ए का पोटेंशियल जो है हमारे पास है 20 और बी का पोटेंशियल है 40, तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस 20 के बराबर है। ए का पोटेंशियल है 20, बी का पोटेंशियल है 40, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 20 के बराबर हमें मिल रहा है। और डी ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही हमारे पास ये हैं, 3 डायग्राम्स हैं। अच्छा, ऑप्शंस तो 4 हैं। तो वर्क डन सब में बराबर होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में बराबर है। तो सी ऑप्शन जो है हम टिक कर देंगे, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल 3 केसेस आर सेम, दैट मींस द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू मूव फ्रॉम ए टू बी, तो वो बराबर होगा तीनों केसेस में। तो हमें एक्सप्लेनेशन लिखना ही नहीं है, हमें सिर्फ आंसर टिक करना है कौन सा सही होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यार ये देख सकते हैं कि एक्सटर्नल वर्क डन जो है वो डेल्टा यू के बराबर होता है, डेल्टा यू जो है प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा वी के, और डेल्टा वी तीनों डायग्राम्स में बराबर हैं, तो आंसर सी आ जाएगा। फिफ्थ सवाल की तरफ चलते हैं। द फिगर बिलो शोज वेरियस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिए हैं, यहाँ पे -10 वोल्ट है सारी सरफेस पर हर एक पॉइंट पर, यहाँ -15 वोल्ट है, यहाँ -20 वोल्ट, -25 और ये -30 वोल्ट के बराबर है हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल।
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एट P एंड R, P और R पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो पहले तो आप ये देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रीजन में ऐसे होगा जैसे हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो सके, हर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो हम एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो इन सब के परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर। अच्छा, दूसरी बात और कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज ऐसे नहीं, ऐसे तो इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, ऐसे डिक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऐसे 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 होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ देखिए, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ होने वाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कुछ इस तरीके से जो है आपको मिलने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगी और इस तरीके से एरो हमें दिखाना होगा। तो R पॉइंट की बात करें तो R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट की तरफ है। ऑप्शंस देखिए, एट P E इज टू द लेफ्ट, P पर लेफ्ट में है और R पर अपवर्ड है, तो पहला ऑप्शन ही हमें सही मिल जाता है, ठीक। बाकी सारे तो गलत होने ही वाले हैं, ठीक। तो इस तरीके से सवाल जो है 5 हमने डिस्कस करे हैं और ये बेस्ड थे इस सारे पैराग्राफ पे कहने को तो, लेकिन फॉर्मूले हमें याद होंगे सारे फॉर्मूले, जैसे ये प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और फॉर्मूला हमारे पास है, ये फॉर्मूला याद होगा और ये वाले जो हैं प्रिंसिपल आपको पता होंगे कि पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के, तो आप इस पैराग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं।